हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु सोनी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमारे क्लास 9 का फिजिक्स का अगला चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को एकदम स्क्रैच से एकदम एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स। तो सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, फोर्स क्या होता है। कोई बोलता है मैंने इस पर इतना फोर्स लगाया, कोई बोल रहा है ज़्यादा फोर्स लगाओ तब ये चीज़ मूव होगा। अल्टीमेटली ये फोर्स होता क्या है। सबसे पहले फोर्स को समझते हैं। व्हाट इज़ फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स पता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं इसको। व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज पुश और पुल दैट चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात करें तो फोर्स क्या होता है। फोर्स एक पुश और पुल होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये स्टाइलिश है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसको अगर मैं आगे पुश करता हूँ तो क्या होगा, ये मोशन में आएगा कि नहीं। और अगर इसको इसी को पुल कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। मतलब फोर्स क्या होता है। सिंपली अगर कोई बोलेगा व्हाट इज़ फोर्स तो आप बोल सकते हैं अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब खींचना। तो अगर किसी भी बॉडी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं, मतलब हम लोग उस बॉडी पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। उस पर क्या एक्ट हो रहा है, उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है। बात क्लियर हो गया। तो फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग किसी भी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं और उसके कारण उस ऑब्जेक्ट में वो चेंज हो रहा है किसका, मोशन का। मतलब अगर वो बॉडी चल रही होगी, हमने पुश कर दिया तो रुक जाएगी, और अगर रुकी हुई है हमने उसको ढकेल दिया मतलब पुश कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, वो चलने लगेगी। तो फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे पुश किया, मैंने इसको ऐसे, देखिए ये मैंने इसको ऐसे पुश किया, मैंने इसको इधर से ऐसे पुश किया। तो हालांकि पुश अभी हुआ नहीं है, मैंने इसको ऐसे एक मिनट, ठीक है, मैंने इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे पुश किया। ये क्या हो गया, रुका हुआ था, ये मोशन में आ गया। मोशन में आया कि नहीं। अगर ये चल रहा होगा तो हम लोग अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अल्टीमेटली सिंपल सी बात ये है, फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक और इलस्ट्रेशन है। जैसे मेरे पास ये एक बुक है। अब अगर इस बुक को मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड से इसके कवर को पुश कर रहा हूँ तो इस पर फोर्स लगा कि नहीं, इस पर क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे पुश कर रहा हूँ इसके कवर को, तो ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा कि नहीं। तो फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग किसी भी बॉडी पर पुश कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो आप लोग को क्या बोलना होगा, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज फोर्स तो आप क्या बोलेंगे, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात ये है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैं इसको कई बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ फोर्स क्या होता है। सो फोर्स फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग अपना डोर खोलते हैं, ओपनिंग अ डोर, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे घर का डोर है वो बंद है, हम लोग उसको खोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग उसको पुश कर रहे हैं। या फिर अगर वो आगे से खुलने वाला होगा तो हम लोग उसको पुल करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। मतलब पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जब दरवाज़ा खोल रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं तो उसमें भी फोर्स एक्ट हो रहा है। किकिंग अ किकिंग अ फुटबॉल, जब भी हम लोग किसी फुटबॉल को अपने पैर से किक मारते हैं उस पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पुलिंग अ ड्रॉवर, हम लोग जब कोई ड्रॉवर खोलते हैं, ठीक है, तो उसको पुल करते हैं कि नहीं, उसको खींचते हैं, मतलब उस पर भी क्या एक्ट हो रहा है, उस पर भी
फोर्स एक्ट हो रहा है। तो बात क्लियर हो गया, फोर्स क्या होता है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, बस। ठीक है, अगले चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी टॉपिक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल वो दिया गया था इलस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पर ना एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, धकेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस पर फोर्स लगा रहा है कि नहीं, तभी ये ट्रॉली क्या होगा, ये ट्रॉली तभी आगे मूव करेगा। बात क्लियर हो गया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फोर्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव, अगर हम लोग किसी भी रुकी मतलब जो रेस्ट में है, ऐसा बॉडी जो रेस्ट में है, अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मूव करने लगेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो फोर व्हीलर होते हैं ख़राब, मतलब जो पुराने हो जाते हैं, और कई बार वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होते, चाबी लगाते हैं वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होते, तो कई बार होता है कि उस गाड़ी को हमको धक्का देना पड़ता है। ठीक है, अब वो गाड़ी रेस्ट में है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो गाड़ी क्या होने लगती है, मूव करने लगती है कि नहीं। तो वो भी उस पर भी हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको पुल किया। तो यहाँ पर भी वही मतलब बात बोली जा रही है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, एक फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसमें है, जो रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको वो चला सकता है, अगर हम लोग उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल हमने क्या किया, एक फुटबॉल को सामने फील्ड में रख दिया, और हम लोग खूब दूर से आए और उसको अपने पैर से किक किया, तो फुटबॉल क्या हो गया, लगने के बाद कि वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो रुकी हुई बॉडी को क्या करेगा, मोशन में ला देगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई गाड़ी चल रही है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने कार को पार्क किया, ठीक है, लेकिन हम अपना हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, तो क्या होता है, कार अपने आप क्या होती है, स्लाइड करने लगती है। अब कोई कार स्लाइड कर रही है, हम उसको अगर आगे से पुल करेंगे या फिर उसको आगे से धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो कार क्या हो जाएगा, कार रुक जाएगा कि नहीं। जैसे कई बार हम लोगों ने मूवी में देखा है कि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक कार रखा हुआ है, ये कार है, अभी कार क्या होने लगा, कार आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ पर कोई सुपर हीरो आता है और यहाँ पर क्या करता है, इसको पुश करता है, तो क्या होता है, वो कार रुक जाता है कि नहीं। या फिर अ, आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्या होता है, आपके पास बॉल आ रही है, जो बैट्समैन है, बैट्समैन ने एक बहुत अच्छा शॉट मारा, और आप बाउंड्री के साइड में खड़े हो, आपके पास बॉल आ रही है, आप क्या कर रहे हो, आप उस बॉल को क्या कर दे रहे हो, उठा ले रहे हो, या फिर एक तरीके से उसको रोक ले रहे हो, पुल कर दे रहे हो, उसको खींच दे रहे हो, आगे बढ़ने से रोक दे रहे हो, तो क्या हो जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट, वो जो बॉल था, वो जो मूव कर रहा था बॉल, वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा कि नहीं। सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई एक बॉडी रुकी हुई है तो फोर्स उसको चला सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, हम लोग उसको अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रुक भी जाएगा। बात क्लियर हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा क्रिकेट का। हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पिच है, ये हमारे पास पिच है, अब पिच से हमने क्या किया, जो बॉलर है, बॉलर अपने बॉल को इस साइड से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, और बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट्समैन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो बॉल कहीं और इस दिशा में चली जा रही है। जो हमारा बॉलर था, बॉलर ने उसको इस दिशा में फेंका, लेकिन बैट्समैन ने उस पर फोर्स लगाया, और वो फोर्स लगने के बाद क्या हो गया, वो इधर आ गया। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स ने क्या चेंज कर दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, टर्निंग अ हैंडल ऑफ अ बाइसिकल, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, हम लोग जब वो साइकिल चला रहे होते हैं तो क्या होता है, हम लोग अपने बाइसिकल के हैंडल पर फोर्स लगाते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, डायरेक्शन चेंज करने का। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को
चेंज कर सकता है। बात करें अगर अपने चौथे एग्जाम्पल की, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका स्पीड पहले कुछ और है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका कोई दोस्त है, वो साइकिल चला रहा है और आप उसको पीछे से खींच रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन आप उस पर पीछे फोर्स खींच लगा रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, तो उसका वो जो स्पीड रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा कि नहीं? या फिर कोई गाड़ी चल रही है, जैसे कोई टॉय है, जैसे कोई कार आती है छोटे बच्चों वाली, आप उसको चला रहे थे, धीरे धीरे चल रही थी, आपने उसको और धक्का दे दिया, तो वो क्या हो गया? वो और स्पीड से और आगे बढ़ने लगेगा कि नहीं? तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर वो धीरे चल रही होगी, हम उस पर गए पुश कर दिए, जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो धीरे धीरे चल रहा है, आप पीछे से गए, आप उसको धक्का दे दिए, तो क्या हो गया? वो भी, उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? वो भी और तेज़ी से भागने लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, प्रेसिंग द एक्सेलरेशन इन अ कार इंक्रीज स्पीड। जब हम लोग कार चला रहे होते हैं, तो अपने पैर से हम लोग उसको, जो हमारा होता है एक्सेलरेटर, उसको जब एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होता है? कार हमारा और तेज़ भागता है कि नहीं? तो यहाँ पर उस पर, अच्छा, हमारा कार और तेज़ क्यों भाग रहा है? क्योंकि हमने उसको एक्सेलरेट किया, इंजन ने उसके टायर पे ज़्यादा टॉर्क जनरेट किया और वो कार और तेज़ी से भागने लगा। अब टॉर्क क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पे, उसको छोड़ते हैं। टॉर्क, मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया, टॉर्क मतलब ऐसा फोर्स जो रोटेशन करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। ज़्यादा जानकारी के लिए तुम जाके देख सकते हो कि टॉर्क क्या होता है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फिर हमारा पांचवा आता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हम हथौड़ा से क्या कर रहे हैं? ईंट पर मार रहे हैं, तो क्या होता है? हथौड़ा टूट जाता, वो हथौड़ा कह रहे हैं, सॉरी, ईंट टूट जाता है कि नहीं? ईंट टूट जाता है, मतलब वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स लगाकर उसके ब्रिक्स जो होता है, वो ब्रिक, ठीक है, मतलब ईंट के शेप साइज को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं कि नहीं? कोई आटा गूंथ रहा है, उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, मतलब उसका शेप और साइज क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है कि नहीं? तो फोर्स इन सब चीज़ों को कर सकता है। पहली बात एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है। फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। कोई भी फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी रेस्ट, ऐसा बॉडी जो रेस्ट में है, अगर वो रुकी हुई है, उसको चला सकता है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है, उसको रोक सकता है। चला सकता है तो रोक भी सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। दूसरा हमारा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। और पांचवा हमारा है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ओके, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने हमने एक भारी भरकम मास का हमने यहाँ पर बॉब बॉब लटका दिया। अब क्या हो गया? ये फोर्स नीचे लगेगा, और इस पहले स्प्रिंग का शेप और साइज कुछ और था, वो क्या हो गया? वो और एक्सपेंड कर गया और फैल गया, मतलब उसका शेप और साइज क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो जो भी रेस्ट में है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, उसका दिशा इधर है, यहाँ पर विकेट कीपर ने कैच करके उसको इधर फेंक दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स लगा के हमने उसको क्या कर दिया? उसका दिशा को चेंज कर दिया। तो बात क्लियर हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? रुकी हुई बॉडी है, उसको चला सकता है, चल रही बॉडी है, उसको रोक सकता है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं और से आ रही है, उसको फोर्स लगाएंगे तो वो कहीं और चला जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, उसकी स्पीड कम है, हमने फोर्स लगा दिया, उसका स्पीड बढ़ गया। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमने उसको पुश किया, उसका स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स लगाया, तो क्या हो जाएगा, उसका शेप, साइज, आकार सब चेंज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट है किसके, फोर्स के। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फोर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ पर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है। सो बेसिकली अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो फोर्स बेसिकली दो टाइप से क्लासीफाई हो सकते हैं। पहला फोर्स हमारे पास आता है बैलेंस फोर्स, पहला फोर्स आता है हमारे पास बैलेंस फोर्स, और दूसरा हमारे पास आता है अनबैलेंस फोर्स। तो दो टाइप के फोर्स हैं। अब यहाँ पर बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स का मतलब तरीके से समझ में आ रहा होगा, बैलेंस मतलब हर तरफ से क्या है, बैलेंस है। समझते हैं। when multiple force act on an object equally but all in opposite direction they cancel out। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट किसी वो इंक्लाइंड पर रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ कुछ भी एंगल बन रहा होगा, मतलब किसी, होता है ना, हम गांव के लैंग्वेज में बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ सर कहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर रखा हुआ है इंक्लाइंड पर। अब कोई इसको इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, और कोई इसको इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के। 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है। मतलब यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स इक्विवेलेंट लग रहा है कि नहीं, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके। तो ऑब्जेक्ट इधर इधर जाएगा या फिर ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर रहेगा। मतलब इधर अगर जाएगा तो उसको, और उससे मतलब इस साइड, मतलब जो इस ये डायरेक्शन है, इधर जाने से रोकने के लिए हमारा ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको काउंटर कर देगा कि नहीं, कि बोलेगा कि तुम इधर मत जाओ, इधर फोर्स लगा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब बैलेंस का फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर सारे तरफ से फोर्स क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अगर कोई फोर्स इधर से लगा रहा है आगे आगे ढकेलने के लिए, कोई फोर्स इस साइड से लगा रहा है आगे ढकेलने के लिए, तो इस पर एक और फोर्स लग गया इस साइड, ये, अब इस फोर्स को ये वाला काउंटर कर दे रहा है कि नहीं, इस फोर्स को ये वाला काउंटर कर दे रहा है। हमने इधर से फोर्स लगाया, इसके बाद कोई किसी ने फोर्स इधर से लगा दिया, तो क्या हो गया, इस वाले फोर्स को इसने काउंटर कर दिया। हमने इधर से फोर्स लगाया और कोई और इधर से फोर्स लगा दे रहा है, हमने इस वाले फोर्स को इधर से काउंटर कर दिया। मतलब यहाँ पर जितना भी नेट फोर्स है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा फोर्स F2 हो गया, ये हमारा फोर्स F3 हो गया, ये हमारा फोर्स F4 हो गया, ये हमारा फोर्स F5 हो गया, और ये हमारा फोर्स F6 हो गया। अगर हम लोग टोटल नेट फोर्स निकालें, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो टोटल नेट कितना आएगा, 0 आएगा। बिकॉज ये वाला इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर जितने भी फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। इन अ थग ऑफ वार, एक वो था बहुत अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इन अ थग ऑफ वार इफ बोथ टीम पुल विद द सेम फोर्स द रोप डज नॉट मूव। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, रस्सी खींचने वाला, या फिर किसी भी कपड़े को हम लोग क्या करते थे, पकड़ के दो लोग इधर दो लोग इधर, या फिर 8 लोग इधर, चार मतलब 4 लोग इधर 4 लोग इधर पकड़ के एक दूसरे की, मतलब रस्सी को पकड़ के खींचते थे, तो उसी को बोलते थग ऑफ वॉर, मतलब उस गेम को। तो वहाँ पर अगर सारे लोग, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रस्सी है, 8-10 लोग इधर भी हैं, इधर से खींच रहे हैं, और 8-10 लोग इधर से खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फोर्स है, फोर्स, इधर वाले लोग भी सेम न्यूट्स, मतलब सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, और इधर वाले भी जो लोग हैं वो सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। तो रस्सी किधर मूव करेगी, किधर मूव करेगी रस्सी, क्या इधर रस्सी इधर मूव करेगी, नहीं, ना इधर मूव करेगी। अगर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, मतलब रस्सी किधर भी नहीं मूव करेगी, ना इधर मूव करेगी ना वो उधर मूव करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इधर वाले फोर्स को, मतलब अगर जो हमारा फोर्स है, अगर फोर्स एक्स्ट्रा इधर हो रहा है तो इधर भी तो हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। इफेक्ट डज नॉट चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट चेंज द शेप।
अब अगर हम लोग बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है जो कि बैलेंस है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है और वो बैलेंस है, तो वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को तो सॉरी वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन जहाँ पर वो स्थित है वो वहीं पर रहेगा, जहाँ पर वो स्थित है वो वहीं पर रहेगा, बस उसके शेप और साइज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। कौन? फोर्स। प्रेसिंग अ बैलून चेंजेस इट्स शेप। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर तरफ से बैलून को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, हर तरफ से बैलून को प्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो बैलून रहेगा बैलून क्या होने लगेगा, चकने लगेगा कि नहीं। बात समझ में आ गया। तो ये बैलेंस फोर्स था। इसके बाद हमारा आता है अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर अनइक्वल। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बॉक्स है, हम लोग इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड से जो बच्चे हैं वो 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का। अब आप ये सोच के बताइए कि ये बॉक्स किस साइड मूव करेगा, ये बॉक्स इधर मूव करेगा या फिर इस साइड मूव करेगा, मतलब ए दिशा में मूव करेगा या फिर बी दिशा में। ये मूव करेगा ए की दिशा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर बच्चे, इधर हम लोग 10 लगा रहे हैं, इधर बच्चे 8 लगा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो कैसे बना होगा, हमारा हमारा जो 10 न्यूटन का फोर्स है उसमें से ये 8 प्लस 10, 8 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं 10 न्यूटन को। तो 8 न्यूटन वाला फोर्स इसको ये क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में 2 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा है जो इस ऑब्जेक्ट को इस दिशा में मूव कराने के लिए मतलब सफिशिएंट मान सकते हैं। तो ये अनबैलेंस फोर्स है, इधर 10 है इधर 2 है, मतलब यहाँ पर बराबर नहीं है। जिधर मतलब जिस ओर फोर्स ज़्यादा रहेगा उस तरफ बॉक्स खिसक जाएगा। बात समझे, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा उस तरफ ये बॉक्स खिसक जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए किकिंग अ फुटबॉल मूव इट फॉरवर्ड। हम लोग जब किसी भी फुटबॉल को जब किक मारते हैं, हम लोग जब किसी भी फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होता है, लेकिन हम लोग हद से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज ही नहीं कर पाता और हमारा जो बॉल रहता है वो आगे निकल जाता है। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या रहता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो कोई भी रुकी हुई बॉडी उसको वो चला सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। हम लोग अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, और हम लोग अनबैलेंस फोर्स के साथ साथ इसको ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो बात क्लियर हो गया, फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा फोर्स के 2 टाइप हैं, ठीक है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। उससे भी पहले हमने ये देखा था कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। फोर्स कोई भी मूविंग बॉडी है उसको चला सकता है, कोई भी मूविंग बॉडी है उसको रोक सकता है, कोई भी वो रेस्ट बॉडी उसको चला सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे चल रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, अगर तेजी से चल रहा है उसकी स्पीड को घटा सकता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर में आता है अगला टॉपिक, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्ड नहीं, तरीके से अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपको आसान लगेगा, लेकिन जो जो बच्चा नहीं समझ पाता उसको हार्ड लगता है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे समझाने में उतना मतलब मुझे कोई समझा नहीं पा रहा था कि हाँ कैसे होता है, और मैं सर से पूछ नहीं पाता था, क्योंकि अगर मैं फालतू के क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या होते थे, सब लोग क्या होते थे, गुस्सा हो जाते थे, या फिर बच्चे थोड़ा मुझे इरिटेट करते थे, क्योंकि सारे बच्चे टॉपर भरे थे और मैं यहाँ पर एकदम बैक बेंचर था। तो इनर्शिया क्या होता है वो समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, मुझे हार्ड लगता था, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये टॉपिक आसान है, लेकिन एक तरीके से बस इनर्शिया क्या होता है कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आप इस पर फोकस कीजिए। इनर्शिया, इनर्शिया इज द inertia is the natural tendency of an object to resist its change
टू रजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ओके, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई कार हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी, चाहे वो कोई फ़ोन हो गया, चाहे वो कोई बुक्स हो गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो जिस अवस्था में है वो चाहेगा कि मैं अपनी अवस्था को मेंटेन करा रहा हूँ। अगर कार चल रही है तो वो चाहेगी, मतलब कार चल रही है तो वो चाहेगी कि मैं चलती रहूँ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो चाहेगा मैं रुका हूँ, तो वो चाहेगा कि मैं रुका ही रहूँ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट परिवर्तन को नहीं चाहता, जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो इसी को बोला गया है इनर्शिया। बॉडी की ऐसी, मतलब बॉडी की एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी जहाँ पर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि मैं अपने अंदर चेंजेस ना लाऊं, मैं जिस अवस्था में हूँ उसी अवस्था में रहूँ। जैसे अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, मैं लगातार चलता चला जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं मोशन में ही रहूँ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। तो ऐसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, मतलब इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसकी, किसी ऑब्जेक्ट की, कि वो चाहता है कि मैं अपने पोजीशन को, अपनी अवस्था को चेंज ना करूं, मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था में मैं रहना पसंद करूंगा। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं मूव करता रहूं, और अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं चाहूंगा मैं रेस्ट में रहूं। तो इनर्शिया क्लियर हो गया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है। हर कोई बॉडी यही चाहता है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहे, और अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट में ही बना रहे। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया था, मोर मास मोर इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास उसका जो मास है बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा भार, उसका जो है वजन वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की भी बहुत सारे टाइप आती हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। एक ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, और वो हमेशा मोशन में ही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड हो जाए, तब तक वो क्या करेगा? वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके टेबल पे जो बुक पड़ी हुई रहती है, अ बुक ऑन अ टेबल डज नॉट मूव अनलेस यू पुश इट। वो बुक अपने आप नहीं मूव करेगा जब तक हम उस पर क्या करें, उस पर फोर्स ना लगाएं, उसको खींचे ना, उसको उठाए ना, तब तक वो बुक उस जगह से हिल ही नहीं सकता। जहाँ पर पड़ा है वो वहाँ पर ही पड़ा रहेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, और वो तभी मूव हो पाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी जीव की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये फ़ोन है, अब मैंने इसको हाथ रख दिया, अब क्या ये अपने आप कहीं और उड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये मोशन में होता तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ। ओके, अगला हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आता है हमारे पास? इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यही चाहेगा कि मैं किस में रहूँ, मैं हमेशा हमेशा मोशन में बना रहूँ, और वो तभी रुकेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो ये हमारा अगला इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग अनलेस अ फोर्स स्टॉप इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट वो हमेशा चलता 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 चला जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली पैसेंजर लॉर्ज फॉरवर्ड। जैसे एक बहुत तेज़ी से बस चल रही है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या थी, हमारी जो बॉडी है वो कनेक्ट थी बस के बेस के साथ। अब अचानक से देखिए, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जो हमारी नीचे की बॉडी है, जैसे ये हमारा वो सीट हो गया, अब यहाँ पर हम बैठे हैं। अब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है उस पर, मतलब जो ये बस हो गया, बस का जो बस का जो फ्लोर हो गया, ठीक है, बस के फ्लोर से हमारा पैर कनेक्टेड है। तो जब बस अचानक से रुकेगा तो ये फ्लोर जो है, फ्लोर भी अचानक से रुक जाएगा, और फ्लोर के कांटेक्ट में हमारा फुट है, वो भी अचानक से रुक जाएगा। लेकिन हमारा जो बॉडी है वो फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं है, बस बहुत तेज़ी से चल रही थी, बस
बहुत अच्छा। एक बार फिर से एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने एग्जांपल क्या लिया? हमने एग्जांपल ये लिया है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक मूविंग बस है, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर सीट हमारे हम लोग सीट पर मतलब पैर रखकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो हमारा लेग है, लेग बस के फ्लोर पर टच है। अब अचानक से अगर ये बस बहुत तेज़ी से चल रही है, अचानक से इस बस ने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाया, तो हमारा जो पैर का जो ये हिस्सा है, ये तो बस के साथ कनेक्टेड था, इसीलिए बस जैसे चल रही थी वैसे ये भी रुक जाएगा। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ। तभी क्या होता है, अचानक से जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना, हम लोग नहीं, जब ड्राइवर अंकल ब्रेक लगाते हैं तो उनको क्या लगता है, झटका लगता है। ऐसे ऐसे करके झटका लगता है कि नहीं बाबू? वहाँ पर इनर्शिया, हमारी बॉडी यही चाह रही थी कि अगर हम मोशन में हैं तो हम किस में बने रहें, मोशन में बने रहें। गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे जा रही थी, अचानक से ब्रेक लगा, उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन हमारी बॉडी यही चाह रही थी कि हाँ, हम जिस स्पीड से थे उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहें। तो इसे झटका लगता है कि नहीं? बात क्लियर हो गया? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है? और एक बार मैं इस वीडियो को अच्छे मतलब इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगा। हालाँकि ये वन शॉट है तो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में कवर्ड है एक चीज़, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको ये चैप्टर, ये वीडियो समझ में आएगा, ओके? हमारा अगला आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअस मूविंग इन सेम डायरेक्शन अनलेस फोर्स चेंज इट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस दिशा में चलता चला जा रहा है उसी दिशा में चलते चला जाएगा, ठीक है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड हो। बात क्लियर हो गया? अगर वो इधर जा रहा है तो इधर चला जाएगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो रहा हो। वो अपने आप फोर्स मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, अपने आप उड़ कर इधर नहीं आ जाएगा। उस पर जब तक हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगा। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, व्हेन अ कार टर्न शार्पली पैसेंजर मूव टू साइड ड्यू टू द इनर्शिया। जैसे कोई कार चल रही है और कोई कार क्या हो गई, हमने मान लीजिए हम कार चला रहे हैं और कार को हमने टर्न लिया तो कार इस साइड घूम गई। अब हमारा जो बॉडी था वो चाहता था कि हम उसी दिशा में बने रहें, लेकिन हम लोग को झटका लगता है कि नहीं? जैसे एक आप लोग फील कीजिए एक बार, बस चल रही है, बस अचानक से बस वाले ने इधर मोड़ दिया। बस चल रही थी, बस वाले ने अचानक से इधर मोड़ दिया, इस दिशा में मोड़ दिया। हमारी बॉडी इस दिशा में जाएगी। क्यों? कि वो चाहती है कि मैं जिस दिशा में हूँ उस दिशा में बनी रहूँ। बात तो समझ में आया कि नहीं? बात क्लियर हो गया कि नहीं? गल बताया नहीं जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास में क्या होता है, हैवियर द ऑब्जेक्ट मोर इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है तो उसके पास इनर्शिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हल्का है उसके पास इनर्शिया भी क्या रहेगा, बहुत कम। हाई मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। बात समझे कि नहीं? ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो उसका जो इनर्शिया रहेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, इट इज़ हार्डर टू स्टॉप अ मूविंग ट्रेन देन अ मूविंग बाइसिकल। एग्जांपल के लिए जो ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? और दूसरी तुलना किया गया है साइकिल से। अगर कोई साइकिल चल रही है उसको हम रोक सकते हैं। ट्रेन का मास ज़्यादा है और साइकिल का मास कम है, तो यहाँ पर हम लोग किसको रोक पाएंगे, ट्रेन को या फिर साइकिल को? मास जो है ट्रेन का ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा मोमेंटम रहेगा। वो अगर वो चल रहा है तो चाहेगा मैं चलता ही रहूँ, तो वो जल्दी नहीं रुकेगा। और अगर साइकिल वाला है, साइकिल के पास मास कम है, तो उस पर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ईजिली रुक जाएगा। यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, बिकॉज द ट्रेन हैज़ मोर मास। ट्रेन के पास ज़्यादा मास है तो वो जल्दी नहीं रुकेगा और वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन किया रहेगा, ओके? बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बहुत अच्छे लॉज हैं जो हमको इन्होंने दिया था, न्यूटन चाचा ने दिया था, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। तो 3 लॉज हैं, बारी बारी से उनको समझ लेते हैं और यहाँ पर हम लोग उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए इनको समझ लेते हैं, न्यूटन के तीनों लॉज। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग इसको बोलते हैं।
अब फर्स्ट लॉ में क्या है, फर्स्ट लॉ में यही बात लिखी हुई है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो चाहेगा कि मैं चलता ही रहूं, और वो अपनी अवस्था को तभी चेंज करेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, तभी वो चेंज होगा। नहीं तो वो अगर रेस्ट में है तो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूँगा, और अगर वो मोशन में है तो चाहेगा कि मैं मोशन में ही बना रहूँ। तो पहला लॉ यही है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये अल्टीमेटली किस पर बेस्ड है, इनर्शिया पे बेस्ड है। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और वैसे ये किस नाम से फेमस है, ये फेमस है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से ये फेमस है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है, लगातार यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूँ, और अगर वो मोशन में है तो चाहेगा कि मैं मोशन में रहूँ, ठीक है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। बात क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ? अगर ठीक है क्लियर हो गया तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो हमेशा रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी वो अपने अवस्था को चेंज करेगा, अपने रेस्ट से मोशन में आएगा। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में हमेशा बना रहेगा, हमेशा हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। और दूसरा इसका उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, लगातार उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट तरीके से वो क्या कर रहा है, लगातार चलता चला जा रहा है, तो वो हमेशा चलता चला जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बात क्लियर हो गया? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज, देखिए यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं। इट स्टे एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स मूव इट। वो तब तक रेस्ट में बना रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके लग ना जाए। ओके, दूसरा हमारा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लगातार वो मूव कर, मतलब लगातार वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमेशा मूव करता रहेगा, जब तक वो रुकेगा तभी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बात क्लियर हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, मूविंग मतलब है लगातार वो मूव कर रहा है, तो वो तभी रुकेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। बात क्लियर हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड लॉ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हेन, पहला एग्जांपल हमारे पास है, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया। ये एग्जांपल हम लोग ले चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस लॉ को समझने के लिए एक बार फिर से इस एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास भाई स्कूल का बस है, स्कूल का बस बहुत तेज़ी से चलता चला जा रहा है। अचानक से आगे कुछ गाड़ी आ जाता है, या फिर अचानक से बस ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको झटका लगेगा, वो आगे आ जाएंगे कि नहीं? अब ऐसा क्यों होगा? बस देखिए, मान लेते हैं बस बहुत तेज़ी से स्पीड में जा रहा था, अब इसमें जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी क्या है, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बस के अंदर ही हैं, और बस के अंदर ही हैं, और उनका स्पीड भी क्या रहेगा, जो स्पीड बस का रहेगा वही स्पीड किसका है, वही स्पीड इन बच्चों का भी है। ठीक है, अब जब अचानक से बस रुकेगा, अचानक से बस ऐसे जा रहा था, अचानक से बस रुका, लेकिन बच्चे का जो स्पीड है, जो बच्चे लोग वहाँ बैठे थे, उनका स्पीड भी बस की स्पीड के साथ था, लेकिन अचानक से बस तो रुक गया, लेकिन बच्चों का स्पीड अचानक से नहीं रुक पाएगा, बच्चे आगे क्या हो जाएंगे, आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? बस जा रहा था, अचानक से बस क्या हो गया, बस अचानक से रुक गया, लेकिन
जो बच्चे उसमें बैठे हैं उनका भी स्पीड बस के साथ ही होगा, ठीक है। अब जो स्पीड जो है वो बस का तो रुक गया, बस का स्पीड तो कम हो गया, बस तो रुक गया, लेकिन जो बच्चे हैं जो उसमें बैठे हुए थे उनका स्पीड भी लगातार सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब वो जो बच्चे थे, बच्चे की जो बॉडी है, जो जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी बॉडी यही चाहेगी कि हम इस जिस स्पीड से चलते चले जा रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहें, लेकिन बस तो रुक गया। तो बच्चे की जो बॉडी चाहेगी कि हम लोग आगे उसी स्पीड से चलते रहें, इसलिए हमको क्या लगता है, झटका लगता है। बात क्लियर हो गया कि नहीं? इसलिए हमको वो झटका लगता है कि नहीं, जब कोई बस ड्राइवर या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो हमको झटका से लगेगा। ओके, अगला हमारा है अ टेबल क्लॉथ ट्रिक। अब यहाँ पर कई बार हम लोग जो रील देखते हैं ना, उसमें एक बार कई वो शायद आपने देखा भी होगा, और अगर आप स्क्रॉल करते हो सोशल मीडिया तो आपको पता होगा, आप ज़रूर से ज़रूर देखे होगे। वैसे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, और यहाँ पर एक कपड़ा भी रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अचानक से इस कपड़े को खींच ले रहे हैं साइड, अचानक से ये जो कपड़ा रखा हुआ है इस कपड़े को अचानक से खींच ले रहे हैं, तो गिलास वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन कपड़ा निकल आता है। तो ये होता है किसके कारण, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के कारण। गिलास चाहता था कि मैं वहीं का वहीं बना रहूं, लेकिन अचानक से जो कपड़ा था, कपड़ा मोशन में आ गया, तो गिलास तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन जो कपड़ा है, कपड़ा मोशन में आने की वजह से ये बाहर आ गया। मतलब गिलास जो था वो टेबल पे रखा था, और टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ था, तो कपड़ा तो निकल गया, लेकिन जो गिलास था वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। ओके, इसको मैं भी डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आसान है थोड़ा। एक बार इस पर मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया है, तो आप शॉर्ट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला आता है आ स्टेशनरी बॉल स्टे स्टिल अनलेस किक्ड, ठीक है। अगर कोई बॉल पड़ा हुआ है, जैसे हमारे पास मैदान है, मैदान में कोई अगर बॉल पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, जब तक इसको कोई आके किक नहीं करता, मारता नहीं, तब तक ये गोल पे नहीं जाएगा, या फिर उसमें जहाँ पर भी इसको गोल करते हैं गोल में नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, जब तक मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक मैं अपनी अवस्था में बना रहूँगा। अगर मैं रेस्ट में था तो मैं रेस्ट में रहूँगा, और अगर मैं मोशन में था तो मैं मोशन में रहूँगा। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ था हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लॉ पर बढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म जानना होगा। पहले हम उस टर्म को जान जाते हैं। यहाँ पर हमारा अगला टर्म आता है मोमेंटम। क्या आता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब एक तरीके से चोट बोल सकते हैं, चोट, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में कुछ और मोमेंटम वो डिफाइन किया गया है, उसको समझते हैं। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मोमेंटम एक पावर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर होता है जब वो मोशन में हो रहा होता है, तब उस ऑब्जेक्ट के पास कितना पावर है उसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम से। इट टेल अस हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इससे हमको ये पता लग पाएगा कि हाँ, किसी भी मूविंग बॉडी पर कितना फोर्स लगाएंगे कि वो बॉडी रुक जाएगी। द हैवियर एंड फास्टर एन ऑब्जेक्ट इज मोर मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत भारी और बहुत हैवी है, सॉरी हैवियर है और बहुत फास्टर है, तो सॉरी वो हैवियर है और बहुत फास्टर है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए, मोमेंटम का सिंपल सा मतलब ये है, बस मोमेंटम को अगर कोई पूछ रहा व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए आप ये बोलेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम के लिए हम बोलेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी। हम लोग मोमेंटम को दर्शाते हैं स्मॉल पी से। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल पी से। ओके, स्मॉल पी से हम लोग दर्शा रहे हैं, तो पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? वेलोसिटी होता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है।
सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, ये तो मोमेंटम का डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम का फिजिक्स के लैंग्वेज में, हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो कि एनसीईआरटी कहती है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ऐसे ऐसे लिख लीजिए आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिए। मोमेंटम is the product of mass and velocity। मतलब जो मोमेंटम है वो किसका प्रोडक्ट है, वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला यही बन रहा है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? अब इस मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे आया, केजी मीटर पर सेकंड कैसे आया? देखिए, हम लोग यहाँ पर मोमेंटम को P इज इक्वल टू एम इंटू वी लिखते हैं। अब यहाँ पर जो P है वो हमारा मोमेंटम हो गया, और यहाँ पर m का मतलब मास। हम लोग मास को, भार को किस में नापते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ओके, और यहाँ पर ये हमारा v का मतलब वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ से हमारा बन गया केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, बात क्लियर हो गया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 11 में, लेकिन यहाँ पर बस आप इतना जानिए कि स्केलर और वेक्टर में ये अंतर होता है, स्केलर के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है मोमेंटम का। अ मूविंग कार हैज़ मोर मोमेंटम। एक मूविंग कार है, उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, एक साइकिल के कंपेरिजन में उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है एट सेम स्पीड। अगर जैसे जैसे कहने का मतलब है ना, ये जो सॉरी ट्रक है, एक ट्रक है और एक साइकिल है, अगर ये भी 20 किलोमीटर पर सेकंड के साथ में चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के साथ में चल रहा है, और ये भी मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, इसके पास स्पीड सेम है, तो क्या इसका मोमेंटम भी सेम होगा? नहीं, जो ट्रक वाला है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अगर हम लोग निकाले P1, मतलब ट्रक का मोमेंटम निकाले, इसका मास m1 है और वेलोसिटी मान लेते 20 है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं P2, जिसमें P2 का मतलब हो जाएगा मोमेंटम ऑफ अ साइकिल, ठीक है, इसका मास m2 है और यहाँ पर स्पीड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर m1 जो है वो बड़ा है किससे, m2 से। तो 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी, लेकिन m1 वाला क्या, m1 वाला बड़ा है और यहाँ पर m2 वाला क्या है, छोटा है। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। किसके मतलब ट्रक और साइकिल के कंपैरिजन में हमारा जो ट्रक है, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अ बुलेट फायर्ड, अगला हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, अगर हम लोग किसी गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं, हैज़ हायर मोमेंटम बिकॉज इट इज़ मूविंग विथ हाई वेलोसिटी। किसी गन से हमने बहुत छोटी गोली को फायर किया, अब उसका मास तो कम है लेकिन उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, फिर उसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके पास मोमेंटम क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास आता है, अ फास्ट मूविंग फुटबॉल इज़ हार्डर टू स्टॉप कंपेयर टू द स्लो मूविंग वन बिकॉज इट्स मोमेंटम। अब हमारे पास कोई फुटबॉल है और वो फुटबॉल मूव करते हुए इधर आ रहा है, और सेम फुटबॉल एक और जगह रखा है, मतलब इसके पास भी मास m है, इसके पास भी मास m है। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वाले को रोकने में हमको ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो फुटबॉल आ रहा है, अगर हम इसको रोकेंगे तो हमको ज़्यादा चोट लग जाएगा, मतलब इसके पास मोमेंटम क्या रहेगा, इसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और इसके पास मोमेंटम क्या है, इसके पास मोमेंटम बहुत कम है। ओके, मोमेंटम डिपेंड ऑन मास। अब मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पर और
वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। एक चीज़ हम मैं आपको समझा दूँ, ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मतलब जो हमारा P है मोमेंटम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। और जो यहाँ पर मोमेंटम है P, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? V के। अगर मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तब भी क्या हो जाएगा? हमारा मोमेंटम बढ़ेगा। अगर मास कम हो रहा है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। और अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इधर वाला बढ़ रहा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इधर वाला बढ़ रहा है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इधर वाला घट रहा है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? घटना पड़ेगा उसको। ओके, तो बात क्लियर हो गया। यहाँ पर P इज इक्वल टू एम वी होता है, मतलब मास हमारा जो है वो है मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ओके, बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अब हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी हम लोग पढ़ चुके हैं मोमेंटम, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए था कि हाँ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारा अगला न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी है। अब इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा मास के और ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के। मतलब उस पर जितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसके क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसका डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट लिखने के तो सही है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छा डेफिनेशन है। मैं इसको भी आप इसको भी लिख दीजिए, और मैं जो लिखवा रहा हूँ वो भी आपके लिए सही रहेगा। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये भी है, चेंज इन मोमेंटम change in momentum is equal to the applied force। ओके, ये हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो आप इसको लिखिएगा ज़रूर से ज़रूर। ये तो छोटा सा सिंपल एग्जांपल है जो एक तरीके से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ लिखवाया हूँ ये वाला चीज़ एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, मतलब ये वाला डेफिनेशन बहुत एग्जैक्ट है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हालांकि मैंने इसलिए तो मोमेंटम बढ़ाया था पहले, तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तभी यहाँ पर वो किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स के क्या हो गया? इक्वल हो गया। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो F इज इक्वल टू एम ए आया कैसे, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कार है हमारे पास, उसका जो मास, उसका मास मान लेते हैं m है, और उसका वेलोसिटी कितना है? शुरुआत में उसका वेलोसिटी मान लेते हैं u है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा mu हो जाएगा कि नहीं? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mu हो जाएगा। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास m है, उसका वेलोसिटी कितना? u है। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? मास और वेलोसिटी चाहिए होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया? mu हो गया। हमारे पास P1 कितना हो गया? P इनिशियल, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास m है, इसकी वेलोसिटी क्या है? u है। तो हमारा जो शुरुआत में जो इनिशियल मोमेंटम वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास m u आ जाएगा। और यही कार फाइनल में अपना स्पीड चेंज करके कितना कर लेती है? मास तो सेम रहेगा, इसका स्पीड कितना हो गया? v हो गया। पहले u था, कितना हो गया? v हो गया। उसका फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा? pf कितना आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा हमारे पास? m इंटू वी आ जाएगा कि नहीं? पहले मोमेंटम ये था, दूसरा मोमेंटम ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लीजिए। चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो ये सही है। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा। हमारे पास शुरुआत का जो मोमेंटम है वो पी आई है और जो फाइनल मोमेंटम वो क्या है, पी एफ है। अब यहाँ पर चेंज का मतलब होता है डिफरेंस निकालना। चेंज का मतलब क्या होगा, डिफरेंस निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, पी आई माइन सॉरी एक मिनट पी एफ लिखना चाहिए हमको यहाँ पे। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपान में टाइम, ये किसके इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए फोर्स के इक्वल। मतलब फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू बी होता है। तो यहाँ पर ये फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ की वैल्यू हमारे पास है एम वी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एम वी रख दिए और माइनस लगा दिए। हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ पर, एम यू रख रहे हैं और अपान में हमने पी लिख दिया। अब यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है। हम लोग एम क्या कर रहे हैं, एम को कॉमन निकाल ले रहे हैं। एम कॉमन निकाला हमने तो ये बच रहा है ब्रैकेट में वी माइनस यू अपान में पी बच गया। ओके, तो एम वी माइनस यू अपान में टी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। अच्छा, वी माइनस यू अपान में टी क्या होता है, वी माइनस यू अपान में टी, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो जहाँ जहाँ वी माइनस यू अपान में टी लिखा है वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। बन गया फॉर्मूला कि नहीं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड लॉ है ये है, सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। बात समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ यही कहता है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। बात समझे, मोमेंटम में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। ओके, अब यहाँ पर सिंपल डेरिवेशन वही लिखा है जो मैंने अभी यहाँ करवाया, सिंपल डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। हम लोग को पता है यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। हम लोग को पता है कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू बी होता है, जहाँ पर पी एम क्या होता है, हमारा मास होता है जिसको हम लोग केजी में नापते हैं, और बी हमारा क्या होता है, बी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है कि नहीं, तो यहाँ पर एम इंटू बी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका डिफरेंस निकालिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए। अब यहाँ पर हमको पता है, अच्छा यहाँ पर जो हमारा m है यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। हम लोग क्या किए, हम लोग m को बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बचेगा वी एफ माइनस वी आई अपान में बचेगा ये t बचेगा। v फाइनल माइनस वी इनिशियल अपान में टाइम, मतलब v फाइनल माइनस वी इनिशियल अपान में टाइम, मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन बन रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये दिखेगा वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, a रख देंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला मिलता है m इंटू ए। बात समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था। आप इसको नोट्स डाउनलोड कीजिए और जो जो मैंने लिखा है ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है, तो आप इसको लिखिए। और अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ एक कॉपी बुक लेके बैठा करिए, और इस जो भी लेक्चर में लिखा है, मतलब लिखा है मैंने, वो बहुत सोच समझ के लिखा गया है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। ओके, अब यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। जहाँ पर F का फोर्स का सिंबल होता क्या है, F होता है कैपिटल F। और हम लोग फोर्स को किससे बनाते हैं, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, किससे बनाते हैं, न्यूटन में। मास को किस बनाते हैं, मास को नापते हैं हम लोग केजी में। और एक्सेलरेशन, और हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, अगला हमारा टर्म है ए। यहाँ पर हम लोग ए को किस बनाते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग स्मॉल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मास के लिए स्मॉल एम का और फोर्स के लिए कैपिटल एफ का। अब यहाँ पर कुछ की टर्म दिए गए हैं, मोर मास मोर फोर्स
नीडेड टू एक्सेलरेट। मतलब यहाँ पर भी सिंपल सा इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, जो थोड़ा स्टेटमेंट में लिखा रहता है ना, तो आप इसको मैथमेटिकली समझिए। देखिए यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। अब यहाँ पर फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। अब अगर हम लोग मास बढ़ाएंगे, डायरेक्टली का मतलब ये होता है, डायरेक्टली का मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो इधर वाला है, अगर इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर इधर वाला घट रहा है तो ये भी क्या होगा, घटेगा। बात समझ आ गया। अब यहाँ पर ये भी क्या है हमारा, जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, मतलब एफ भी क्या है, अगर बढ़ रहा है एफ, और ए भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ए हमारा बढ़ रहा है तो एफ भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, और अगर ए हमारा घट रहा है तो एफ भी क्या होगा, ये घटेगा। ओके, बात समझ आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट थर्ड लॉ आता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन एंड पेयर। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ भी बहुत अच्छा है, और इसको बोलते हैं एक्शन, मतलब इसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ यही कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। बात समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पर फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। किसमें लगता है? फोर्स ऑलवेज हैपन इन पेयर्स। मतलब फोर्स हमेशा किसमें लगेगा? पेयर्स में। एक दीवार है, अगर हम इस दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, तो दीवार भी हम पर फोर्स लगाएगा इस साइड। बात समझ आ रहा है? मतलब वो क्या हो रहा है, हम हमेशा फोर्स पेयर में लगता है। किसमें लगता है? पेयर में। हम लोग दीवार को मुक्का मार रहे हैं, तो दीवार मतलब हम लोग दीवार को मुक्का मार रहे हैं, दीवार को तो चोट लगेगा, लेकिन हमको भी क्या होगा, हमारे हाथ में भी फोर्स लगेगा कि नहीं, हमको भी दर्द होगा कि नहीं। तो यहाँ पर फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। किसमें लगता है? पेयर में। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बार इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप स्केटिंग पहने हैं। स्केटिंग मतलब एक ऐसा शूज जिसमें चक्का लगा हुआ होता है, आप वो पहने हैं और आप दीवार के पास खड़े हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं। तो जितनी तेजी से आप दीवार को धक्का देंगे, उतनी तेजी से आप भी क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, क्योंकि दीवार आप पर भी क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। बात समझे? When you push something, it push back with equal force in opposite direction। मतलब हम लोग किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे होते हैं किसी दिशा में, तो हमको वापस से बैक उसी दिशा में क्या लगता है, उसी समय फोर्स लग रहा होता है। बात समझ आ गया? तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल, वॉकिंग, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, इट पुशेस द फॉरवर्ड। हम लोग ग्राउंड को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ग्राउंड भी हम पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जंपिंग अ बोट, अगर कोई बोट पानी में है, हम लोग बोट से जंप कर रहे हैं, इस साइड इधर जा रहे हैं, तो हमने इस साइड फोर्स लगाया, लेकिन बोट भी हम पर फोर्स लगाएगा, इस साइड लगाएगा, तभी हम लोग यहाँ से कूद पाएंगे। द बोट मूव्स बैकवर्ड एज यू जंप फॉरवर्ड। जैसे आप कोई बोट है, कोई नाव है, आप नाव से नदी में आप घूमने गए थे, नाव से आप क्या हो रहे हो, कूद के तट पर आ रहे हो। तो अगर आप बोट पर खड़े होके छलांग लगाते हो आगे की ओर, तो बोट क्या होगा, बोट मूव करेगा पीछे की ओर। फिर दूसरा एग्जाम, हमारा लास्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गन से फायरिंग कर रहे हैं। जब गन से फायरिंग कर रहे होते हैं तो गोली तो आगे जाती है, लेकिन जितनी तेज़ी से गोली आगे जा रही है, उतनी तेज़ी से वो हमको एक रिकॉइलिंग फोर्स भी हमारे बंदूक पर क्या होता है, फील होता है, और हमको झटका लगता है पीछे की ओर। बात समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गोली आगे जा रही है, बंदूक ने उस पर गोली में फोर्स लगाया तो वो आगे चला गया, लेकिन गोली ने भी बंदूक पर फोर्स लगाया, तो इसलिए झटका लग के हमको बंदूक पीछे करना पड़ा, मतलब वो पीछे आ जाती है। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। मतलब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार भी हम पर भी फोर्स लगा रहे हैं। हम किसी को मार रहे हैं, ठीक है, तो अपने अपने हाथ से मारा, लेकिन उसके गाल ने भी हमारे हाथ पर फोर्स लगाया। बात क्लियर हो गया? तो थर्ड लॉ यही है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक तरीके से रिकैप दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब अगर मोमेंटम निकालना होगा, ठीक है, अगर मोमेंटम निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर मोमेंटम निकालने के लिए मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
अ मूविंग कार हैज़ मोर मोमेंटम देन बाइसिकल, और इसके पास मास ज़्यादा होता है, उसकी मोमेंटम भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमारे पास इनर्शिया क्या था, इनर्शिया रेजिस्ट टू चेंज इन मोशन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूँ तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही बना रहूँ। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था, ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस अ फोर्स इज एक्टेड। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। यहाँ पर इनर्शिया और फर्स्ट लॉ में अंतर यही है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूँ, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ जब तक मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर वही जो फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया वो यहाँ पर बताया गया है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। थर्ड लॉ हमारा क्या है, थर्ड लॉ हमारा है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात क्लियर हो गया। तो एक छोटा सा हमने समराइज कर दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अगर कोई कार है, मान लेते हैं कार हमारे पास, मान लेते हैं बस है, ठीक है। बस ये इसका जो मास हमारा वो m1 है, शुरुआत में u1 है, और एक कार है, ये कार है, इसका जो मास है ये m2 है, और मोमेंटम क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, u2। अब ये कार दोनों जाके आपस में क्या हो गई, ये दोनों कार आपस में जाके लड़ गई, क्या हो गया, इनके में टक्कर हो गया, ठीक है। अब टक्कर होने के बाद जो मोमेंटम रहेगा वो कितना आएगा, बस का कितना रहेगा, बस का आ जाएगा m1 v1 आ जाएगा, और इस कार का कितना रहेगा, इस कार का आ जाएगा m2 v2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा मोमेंटम क्या होता है, हमेशा यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, जब भी दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, दियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो जितना मोमेंटम दोनों का अलग अलग रहेगा मिला के, उतना मोमेंटम लड़ने के बाद भी क्या रहेगा, उन दोनों का इक्वल रहेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए फायरिंग अ बुलेट, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी गन से बुलेट को फायर कर रहे हैं तो जितनी तेजी से वो आगे जा रहा है, द बुलेट मूव फॉरवर्ड, जितनी तेजी से बुलेट आगे जा रहा है, द गन रिक्वायर बैकवर्ड विद इक्वल मोमेंटम, तो उतनी तेजी से मोमेंटम भी क्या लगेगा, हमको पीछे लगेगा कि नहीं। हमारा अगला एग्जांपल है जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, रॉकेट लॉन्च। जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो जितना फोर्स वो नीचे लगा रहा होता है उतनी तेजी से वो ऊपर जा रहा होता है। ओके, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बहुत दिन से एक बात करना चाहते थे कि थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट वन शॉट के फॉर्मेट में भी मैं दे पा रहा हूँ, लेकिन जब थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और बाकी ऐसे बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे आते रहेंगे, सो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बाकी 11-12 के वीडियो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो बाकी मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। और आपके लिए एक बात और है, ग्रेट जॉब, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, सो नाइस, वेरी गुड, आप अपने सपनों की मेहनत कर रहे हो, ग्रेट जॉब, यू हैव कम्प्लीटेड दिस पार्ट। आप इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हो, मतलब आप यहाँ पर जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है उसको पढ़ चुके हो, मतलब आप उसमें जो जो चीज़ें दिया गया आप उसको समझ चुके हो। अब नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आने वाला है, और आप उसको डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग, आप लर्न करते रहिए, वॉच द नेक्स्ट पार्ट। और हमारे जो चैनल है सेट जियो टू टेक को, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।